वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा, चलो बेटा। ऑनलाइन टीम भी कनेक्टेड है बेटा, ऑनलाइन टीम, ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। हम स्टार्ट करते हैं। आयुष, कसक, राजदीप, महिमा, पूरी ऑनलाइन टीम बेटा, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी बच्चों, बेटा हम लोगों ने एडवांस अकाउंट अपने सब्जेक्ट में स्टार्टिंग के 3 लेक्चर बेसिक से रिलेटेड रखे थे। 2 लेक्चर बेटा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें अकाउंट से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक समझा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी में असेट का डेफिनेशन बताया, असेट का मीनिंग बताया। बोलो बेटा, क्या मीनिंग ऑफ असेट सब बच्चों को क्लियर है? पक्का? देखो कोई भी डाउट है ना, बिल्कुल पूछ सकते बेटा। हर कंसेप्ट अपना यहां बिल्कुल बारीकी से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बेसिक के तौर पे मीनिंग ऑफ असेट आपके सामने रखा था। मीनिंग ऑफ असेट में मैंने आपके सामने बात रखी थी कि सब असेट हम तब बोलेंगे जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। फटाफट शॉर्ट में बता दीजिए। पहला कंडीशन, रिसोर्सेस, उस रिसोर्सेस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। और तीसरा, कंट्रोल ओवर सच असेट, उस रिसोर्सेस पे हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। और जहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट मींस वो हम लोगों के लिए असेट है। अच्छा भाई, मैंने असेट को अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने रखा था कि सब आगे चल के असेट को हम टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट, मूवेबल असेट, इमूवेबल असेट भी बोल सकते हैं, रियल और फिक्टिशियस असेट भी बोल सकते हैं। हाँ जी। देन हम लोगों ने बात किया था बेटा लायबिलिटी। ठीक है बेटा, रजिस्ट्रेशन। बच्चों आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेनी है बेटा, ताकि आप लोगों के पास नोट्स वगैरह नीचे से। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी नीचे रिसेप्शन से हो जाएगा बेटा। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा टाइमली कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए बेटा, सेकेंड पॉइंट मैंने कल आपके सामने रखा था लायबिलिटी। अब बताओ बेटा, जब लायबिलिटी की हम बात करते हैं तो अपने दिमाग में सीधा क्या था? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। टेक्निकली मैंने आपके सामने 2 बातें रखी थी। लायबिलिटी दैट मींस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। अब देखो, जब भी कोई लायबिलिटी होगी तो उस लायबिलिटी को सेटल करने जाएंगे तो आपके पास से रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। और ये किसके अंडर होगा? अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मतलब वो हमारे बिजनेस का ऑब्लिगेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। भाई बैंक से लोन लिया है तो ऑब्लिगेशन है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा बेटा, वहीं मैंने घुमा दिया था कि ऑब्लिगेशन प्रेजेंट के बजाय प्रोबेबल है, पॉसिबल है। तो प्रोबेबल ऑब्लिगेशन मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जहां पर कि पैसा देना भी पड़ सकता और जहां बात है कि पैसा देना भी पड़ सकता, नहीं देना पड़ सकता, तो फिर ऐसे केस में हम लोग चले जाते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। और आप याद करिए, उसकी एंट्री नहीं करते बल्कि हम उसको बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट के अंदर लिख देते हैं एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि इट्स नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट्स प्रोबेबल, इट्स पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पक्का बेटा? यही बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था। लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। और आप याद करो, लायबिलिटी और प्रोविजन दोनों में डिफरेंस है। लायबिलिटी के केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है और कितने अमाउंट का आपको पेमेंट करना है ये भी कंफर्म है। लेकिन प्रोविजन के केस में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं है। और चूंकि आउटफ्लो कंफर्म है, आपके रिसोर्सेस कम होंगे। भाई हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, टैक्स देना ही है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस बनाते हैं, वेजेस देना ही है, आउटस्टैंडिंग इसलिए। लेकिन अभी फाइनल फिगर आउट नहीं हुआ तो एक मोटा मोटा हम प्रोविजन बना लेते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च वाले मंथ का नहीं आ पाया तो हमने एक मोटे मोटे अमाउंट का प्रोविजन बना डाला। भाई इलेक्ट्रिसिटी मार्च में कंज्यूम किया तो देना तो है, पेबलिटी है। अभी अमाउंट एज सर्टन नहीं है तो 11 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड अमाउंट का हमने प्रोविजन डाल दिया। तो प्रोविजन में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं है। तो बोलो जी, प्रोविजन की भी एंट्री की थी बेटा हमने, ध्यान है बच्चों।
अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद प्रोविजन को हमने कितनी कैटेगरी बांटा था? 2। याद है आपको? कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पर कि रिसोर्सेस का आउटफ्लो होता है, और कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग आपके रिसोर्सेस है उसमें रिडक्शन होगा। बराबर? जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। देखो, बेड डेप्ट का कहीं किसी को पेमेंट नहीं करना है, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटर कम हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यहां पर भी आपको डिस्काउंट का कैश पेमेंट नहीं करना है, लेकिन एग्जिस्टिंग डेटर उनसे जो रियलाइज अमाउंट होगा वो कम होगा। और जब मैं आउटफ्लो बेस्ड प्रोविजन की बात करूंगा तो वहां से रिसोर्सेस आपके पास से जाएंगे, जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर अदर जो भी एक्सपेंसेस हमारे रिमेनिंग है आउटस्टैंडिंग, उन सब के लिए प्रोविजन बना डालते हैं। बराबर बेटा? पक्का? चलिए बेटा, ठीक। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम। बोलो, इनकम से बच्चों को क्लियर था? अच्छा, इनकम का टेक्निकल डेफिनेशन भी मैंने बताया था। हाँ जी, अब सुनना बेटा। हाँ, इनकम का टेक्निकल डेफिनेशन ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। और इनकम की टेक्निकल डेफिनेशन अगर मैं बता दूंगा तो आप इतने कैपेबल, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि एक्सपेंसेस की डेफिनेशन आप खुद डिजाइन कर लेंगे। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था इनकम। इनकम मींस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। अब बताइए, किसी भी प्रकार की इनकम होगी तो आपके पास रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा। जैसे कमीशन मिला तो कैश मेरे पास आया, बैंक से इंटरेस्ट मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। चलो जी, मैंने उधार माल बेचा तो कैश या बैंक नहीं बढ़ा, डेटर बढ़ा। डेटर भी तो मेरा रिसोर्सेस है। तो इनकम के लिए सबसे पहला कंडीशन मेरे सामने आता है कि सब इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का इनफ्लो होना चाहिए। फिर दूसरे के बजाय मैं तीसरी कंडीशन पे पहले जा रहा हूं, इंक्रीज इन कैपिटल। जब भी आपके बिजनेस में किसी प्रकार की इनकम होगी, ऑलवेज उसका एक इफेक्ट आपकी कैपिटल पे जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। जैसे आपको इंटरेस्ट मिला, अब तो बेटा इंटरेस्ट कहां लिखेंगे? P&L के क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ गई। कमीशन मिला, कहां लिखेंगे? P&L के क्रेडिट, नेट प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ गई। बराबर बेटा? डिविडेंड इनकम रिसीव्ड, P&L के क्रेडिट, नेट प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ी। तो जब भी इनकम होगी ऑलवेज आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। हां, कैपिटल इंक्रीज करने का एक तरीका और होता है, जब हम एडिशनल कैपिटल डाल दें। मैं एडिशनल कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं। एडिशनल कैपिटल डाले बिना अगर कैपिटल बढ़ी है तो इनकम है ना यार। पक्का बच्चों? अब सेकंड कंडीशन, जब भी इनकम होगी या तो आपकी असेट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपको इंटरेस्ट कैश मिला, बताओ बेटा, इंटरेस्ट कैश मिला तो इंटरेस्ट लिखोगे P&L के क्रेडिट में, नेट प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ गई। कैश आया तो कैश यानी असेट भी बढ़ गया। चलो, कमीशन मिला आपके बैंक अकाउंट में, P&L के क्रेडिट में कमीशन, नेट प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल बढ़ गई। कमीशन बैंक में आया तो असेट भी बढ़ गई, तभी जाके बैलेंस शीट टैली होगा। अब आप देखो, जब भी इनकम होगी, पहली कंडीशन रिसोर्सेस का इनफ्लो होगा, एक बात। तीसरी कंडीशन कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो या तो असेट भी बढ़ेगी, क्योंकि वो इनकम आपको कैश बैंक में या डेटर के रूप में इधर बढ़ेगी, या ऐसा हो सकता है कैपिटल बढ़ा, लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ। कैपिटल बढ़ा, लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ। बोलो, ऐसी कोई इनकम हो सकती है? जैसे क्रेडिटर रिटर्न ऑफ। मान लो साहब, मेरे कोई क्रेडिटर थे, मेरे को 10,000 रुपए देने थे। मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति, 10,000 देने की ड्यू डेट है। मैंने 10,000 का पूरा अरेंजमेंट किया, 10,000 का पूरा पार्सल पैकेट तैयार किया, 10,000 रुपए 10,000 रुपए लेके मैं सामने वाले को पेमेंट देने जा रहा हूं। उसके बिजनेस प्रमाइसेस पे गया, उसकी दुकान बंद थी साहब,
उसके घर गया, घर पे भी बंदा नहीं था, पता चला वो तो सब परमानेंटली परमात्मा के पास हरिद्वार जा चुका है। अब यार इतनी भी ईमानदारी थोड़ी रखनी कि 10,000 देने के लिए अपन भी चले जाएं, बराबर ना बेटा। अब बताओ क्रेडिटर रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर रिटर्न ऑफ मतलब अब उस क्रेडिटर को आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो बोलो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर कम हो जाएंगे और लायबिलिटी कम होगी, तो मेरे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पीएनएल के क्रेडिट में तो उससे कैपिटल भी बढ़ जाएगी। पक्का बेटा। चलो इसी कैटेगरी का एक और एग्जांपल, कौन सी कैटेगरी का, जहां कैपिटल बढ़ी लायबिलिटी रिड्यूस हुई। क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिल गया, जानते बेटा क्रेडिटर, बच्चों क्रेडिटर जानते ना बेटा, जिनसे हमने उधार माल परचेस किया, मतलब हमने उधार माल खरीदा 10,500, क्रेडिटर दिख रहे 10,500 के, चलो जी आपने उनको सेटल कर दिया 10,000 में, 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो बोलो क्रेडिटर कम हो जाएगा और 500 का जो डिस्काउंट मिल गया, बोलो बेटा उसका इफेक्ट कहां जाएगा बच्चों, पीएनएल के क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ गई। बोलो बेटा क्या इनकम की टेक्निकल डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर। और अब बेटा मेरे को आप इंटेलिजेंट बच्चों पे इतना भरोसा है कि इनकम के बाद अब जब मैं एक्सपेंसेस की डेफिनेशन डिजाइन करने जाऊंगा तो आप खुद बता दोगे। जैसे ये 3 कंडीशन है वैसे 3 कंडीशन अपने को डिजाइन करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, सही ट्रिक। हाँ बेटा पहला पॉइंट क्या बोले, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अभी बनाते, हाँ अपन नहीं देख रहे हैं इंस्टीट्यूट की डिजाइन की डेफिनेशन। एक्सपेंसेस की बात करें बच्चा, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, भाई सैलरी देंगे तो कैश गया, वेजेस देंगे तो कैश है बैंक गया, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। एक बात, वेरी गुड, फिर एक के बाद सीधे तीसरे पे जंप कर जाओ, डिक्रीज इन, वेरी गुड यार, बहुत सही। सुनना, जब जब भी एक्सपेंसेस होगा, तीसरी कंडीशन ध्यान रखना, आपकी कैपिटल क्या होगी, कम। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सैलरी पे की, बोलो सैलरी पे करोगे तो पीएनएल के डेबिट में लिखोगे, नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल, चलो वेजेस पे करा, वेजेस पे करा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखोगे, जीपी कम तो एनपी कम, एनपी कम तो कैपिटल कम। पक्का बेटा, क्लियर। चलो कमीशन पे करा, इंटरेस्ट पे करा, पीएनएल के डेबिट में, नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल, जब जब एक्सपेंसेस होगा कैपिटल हो जाएगी कम, बराबर। वेरी गुड यार। अब सेकेंड कंडीशन बतानी है। फर्स्ट तो आपने बता दिया आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, थर्ड हमने बता दिया डिक्रीज इन कैपिटल, और जब भी एक्सपेंसेस होगा या तो असेट डिक्रीज हो जाएगी। कब डिक्रीज हो जाएगी बेटा असेट, अगर मैंने असेट को पेमेंट कर दिया तो, सॉरी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया तो, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, जबकि उस एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना आउटस्टैंडिंग है। तो चलो एक्सपेंसेस का मतलब समझना बेटा, एक्सपेंसेस मीन्स आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विच आइदर डिक्रीज इन असेट, जिसके कारण या तो असेट डिक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड ये तो होगा ही, क्या होगा, इंक्रीज इन कैपिटल, सॉरी डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल कम होगी अदर देन विड्रॉवल। देखो कैपिटल कम होने का एक कारण और होता है बेटा, अगर आप ड्राइंग्स कर लें, हम ड्राइंग्स की बात नहीं करें, ड्राइंग्स के अलावा आपकी कैपिटल कम हो रही है क्योंकि आपने कोई एक्सपेंसेस किए, और आपने कोई एक्सपेंसेस किए तो उसका इफेक्ट आपकी कैपिटल पे जाएगा, कैपिटल हो जाएगी कम।
हाँ बेटा, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज से, और नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा। क्या नाम आपका बेटा? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं, मैं बताता हूं। अब अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट पे जाओ। बैलेंस शीट हम बनाते हैं, असेट लायबिलिटी ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। अब आप क्या सोच के चल रहे हैं कि साहब हमारे पास रिसोर्सेस का इनफ्लो हुआ, मतलब आपकी असेट बढ़ी। अब असेट बढ़ी है तो पैरेलल मैनर में आपके पास क्या बढ़नी चाहिए? या तो लायबिलिटी बढ़नी चाहिए या कोई अनदर असेट कम होनी चाहिए। लेकिन आपका कहना क्या बन रहा है कि साहब इधर हमारी असेट बढ़ी, इधर लायबिलिटी कम। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, नहीं बेटा। देखो, जब भी हम इनकम की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, इनकम में तो कैपिटल बढ़ेगी ना बेटा, है ना? इनकम पे चले जाओ, वहां कैपिटल बढ़ेगी। जब भी इनकम होगा ऑलवेज कैपिटल इंक्रीज होगी। चलो आगे बढ़े हम, एक्सपेंसेस पे आ जाए, नोट कर लिया। अब देखो इसी बात को हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहली बात, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। अब थर्ड कंडीशन, कैपिटल इंक्रीज होगा, या तो साथ में असेट भी डिक्रीज हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि कैपिटल डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज। ओके ना बच्चों? अब एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं, अब बताते जाना कौन सा ट्रांजैक्शन कहां जाएगा। चलो, सैलरी पेड, सैलरी पेड बोलो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2? ये कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2? कैटेगरी 2। सैलरी पे करा कैटेगरी 1 2। देखो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें। कैटेगरी 1 पक्का? बोलो सैलरी पे करा, तो सैलरी पे करेंगे तो असेट कम हो जाएगा, कैश बैंक कम हो जाएगा, और सैलरी लिखोगे आप पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में तो नेट प्रॉफिट कम, नेट प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम। चलो अब आगे दिया आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब यह निकला कि ड्यूरिंग द ईयर में जब 31 मार्च के दिन हम देख रहे हैं तो कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट देते हैं हम, एक तो वेजेस में ऐड कर देते हैं, और वेजेस में ऐड कर देंगे मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया तो जीपी कम तो एनपी कम, और एनपी कम तो कैपिटल भी कम, कैपिटल कम हो गया। और आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहां लिखोगे आप? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो इस सेकंड कैटेगरी में जाएगा। पक्का? चलो अब बताना, रेंट पेबल। देखो रेंट पेड नहीं बोला बेटा मैंने, पेबल यानी पे करना बाकी, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग। सेकंड कैटेगरी, रेंट लिखेंगे आप पीएनएल के डेबिट में, नेट प्रॉफिट कम, कैपिटल कम। और रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तौर पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, कैपिटल कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। चलो, कमीशन पेड फर्स्ट, कैपिटल भी कम, कैश बैंक भी कम। चलो, इंटरेस्ट पेबल सेकेंड, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट जाएगा कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, नेट प्रॉफिट कम, कैपिटल भी कम। और पेबल है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के तौर पर शो होगा। बताओ बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से देखो, वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, असेट का मीनिंग भी जानते हैं, लायबिलिटी का मीनिंग भी जानते हैं बेटा आप लोग। इसी तरह से मैंने इनकम समझाया, इसी तरह से एक्सपेंसेस भी समझाया, बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ लिया था। वेजेस पेड, कंपनी ने वेजेस पे किया, क्या ये कैपिटल को अफेक्ट करेगा?
करेगा? यस। देखो ये डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर होगा कि वेजेस पे करा तो कैपिटल को अफेक्ट करेगा। अच्छा जनरली क्या होता है बताए, जब आप चूंकि फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, फाउंडेशन एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आप देखो कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है वेजेस ऑफ पेमेंट विल अफेक्ट कैपिटल आर नॉट। तो बच्चा एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि यार वेजेस पे करा उससे कैपिटल कैसे अफेक्ट होगा, लेकिन टेक्निकली जब भी वेजेस पे होगा कैपिटल अफेक्ट होगा। बल्कि मैं तो बोलता हूं कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तो कैपिटल अफेक्ट होगा, कैपिटल विल रिड्यूस। आप समझे बेटा? इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट होता क्या है, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया ना कि अपने को 6 क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर के एमसीक्यू बेस्ड भी है ना। प्रॉम्प्ट तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, फटाफट टिक करके अपन आगे बढ़ेंगे ना बेटा। पक्का बच्चों, ईमानदारी से, यहां तक कोई डाउट आपके मन में? चलो पांचवी एक और टर्म समझते हैं। लिखिए बेटा, इक्विटी। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या समझा दिया बेटा? असेट का मैंने समझा दिया, लाइबिलिटी समझा दिया, इनकम समझाया, एक्सपेंस समझाया। ये बेसिक बेसिक शब्दों को समझाने, क्योंकि इन्हीं के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे बेटा, इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द। चलो इक्विटी। अब तो इक्विटी की जब बात आती ना, पहले जनरल मीनिंग की बात करता हूं। इक्विटी दैट मीन्स, कई बार आप देखते हैं इक्विटी दैट मीन्स नेट वर्थ। किसी के भी बिजनेस की नेट वर्थ या किसी के भी बिजनेस की नेट असेट, या कई बार हम इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। या कई बार हम इसको बोल देते हैं ऑनर्स फंड। या ऑनर्स इंटरेस्ट। बराबर बेटा? अब देखो इक्विटी आप कैसे निकालते हैं। इक्विटी में आ जाता है हमारे सामने, हम कॉर्पोरेट के लहजे में बात कर रहे बेटा, हाँ कंपनी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बराबर बच्चों? अच्छा अब यहीं पर बताओ जी, जब आप शेयर कैपिटल निकालने जाएंगे, शेयर कैपिटल कैसे निकालते हम? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, पेड अप अमाउंट। यहीं पर बात करें हम रिजर्व एंड सरप्लस, बराबर बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस दैट मीन्स ये वो रिजर्व एंड सरप्लस है जिस पर की राइट किसका है? बिजनेस के मालिक का। ये वो रिजर्व है जिन पर अधिकार किसका है? बिजनेस के मालिक का। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिजर्व एंड सरप्लस में लेके चलें, बताओ जी जनरल रिजर्व, इसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं डिविडेंड बांटने के लिए। रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस,
ठीक इसी तरह से डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये आगे चल के बताऊंगा बेटा मैं। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कंपनी में प्रॉफिट बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं। अब ज्यादा प्रॉफिट हो गए तो कंपनी कोशिश करती बोले यार ज्यादा डिविडेंड बांट दें। अब बताओ अगर आप ज्यादा डिविडेंड बांट दोगे तो इस साल तो आपका शेयर जो है शेयर मार्केट में अच्छा खासा हाइक ले लेगा, लेकिन आप अपने लिए तकलीफें पैदा कर रहे हो। क्या तकलीफ? नेक्स्ट ईयर मान लो इस तरह के हायर प्रॉफिट नहीं हुए जो कि एबनॉर्मल कैटेगरी के प्रॉफिट थे पिछले साल। अब बताओ शेयर होल्डर तो इस साल अब जब नॉर्मल डिविडेंड दोगे तो उसको ये लगेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में आपने डिविडेंड कम दिया है। अगले साल एकदम से आपका शेयर जो है शेयर मार्केट में धड़ाम से नीचे आ सकता है। इसे अगर किसी एकाधी अकाउंटिंग ईयर में एबनॉर्मली हाई प्रॉफिट हो भी गए तो आपको हायर डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। कंपनी क्या करती है, डिविडेंड का मान लो रेट 10% का एक ट्रेंड चल रहा तो 10% के रेट से डिविडेंड बांटने की कोशिश करती है। जिस साल हायर प्रॉफिट हो गए उसको उठा के एक अलग से रिजर्व में रख दिया जिसका नाम रख दिया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ताकि भविष्य में कभी मान लो प्रॉफिट कम हुए और जो नॉर्मल 10% के रेट से डिविडेंड दे रहे हैं वो 10% का रेट हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना ना, यहां से प्रॉफिट उठा के जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 10% का मान लीजिए जो हमने इंडस्ट्री में बना रखा है सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग उतना तो डिविडेंड दे देंगे ना यार। तो इसको नाम देते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बराबर बेटा? कैपिटल रिजर्व, देखो कैपिटल रिजर्व में कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है मान लिया, लेकिन अल्टीमेट इस पर अधिकार किसका है? बिजनेस के मालिक का। भाई आज कंपनी बंद हो जाएगी तो कैपिटल रिजर्व में भी अधिकार किसका है? शेयर होल्डर का। सिक्योरिटी प्रीमियम ये आगे चल के पढ़ूंगा बेटा मैं। माना कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है बट है तो प्रॉफिट ना। आप इमेजिन करो आज अगर कंपनी बंद हो जाए तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम ने कैपिटल नेचर के प्रॉफिट पे राइट किसका बनेगा? ऑनर्स का बनेगा। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व माना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, बराबर बेटा। लेकिन आज अगर कंपनी बंद हो जाए तो बोलो जी ये रिजर्व भी किसको मिलेंगे? बिजनेस के मालिक को ही मिलेंगे। सीआरआर बना के तो हमने टेम्परेरी उसको इसलिए रोक के लग दिया ताकि कंपनी अभी उसको डिविडेंड बांटने में यूज ना करे। मैं आगे चल के बढ़ूंगा जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे उस समय भाई ये तो प्रॉफिट हमने इसलिए रोक दिए कि देखो पहले प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करो तब तक इसमें से डिविडेंड मत बांटना। बट मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली अधिकार किसका है? बिजनेस के मालिक का ना बेटा। आज अगर कंपनी बंद हो जाए तो इस पे अधिकार किसका रहेगा? बिजनेस के मालिक का। पक्का बच्चों? और भी कोई अदर फ्री रिजर्व है? चलिए अब मेरी बात सुनना बेटा। हाँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको समझा रहा हूं बेटा इक्विटी, और इक्विटी को कई सारे नाम से हम पहचानते हैं। इक्विटी को हम नेटवर्थ भी बोलते हैं, नेट असेट भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, ऑनर्स फंड भी बोलते हैं, ऑनर्स इंटरेस्ट भी बोलते हैं। मालिक लोगों का इस कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी नेट असेट है। अभी कैसे निकालते हैं हम? इसमें दो चीजें ले लेते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जब मैं शेयर कैपिटल की बात करूंगा तो यहां पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, ऑथराइज्ड की बात नहीं कर रहा। भाई कितने शेयर उसमें कितना पेड अप है,
रिजर्व इन सरप्लस, या रिजर्व इन सरप्लस मतलब कंपनी की बैलेंस शीट का जो रिजर्व इन सरप्लस हेड होता है पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो एट्रीब्यूटेबल है ऑनर के लिए। इस पे राइट किसका बनता है? मालिक का बनता है। भले इसमें रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट है, भले इसमें कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है, बट अल्टीमेट जाएगा किसके पास? बिजनेस के मालिक के पास। चलो बोलो बेटा, क्या इक्विटी का यहां तक मीनिंग क्लियर हुआ? अब रुक जाओ, ये तो यार मैंने आप लोगों को जनरल मीनिंग समझाया। ये इक्विटी का वो मीनिंग समझाया जो कि जनरली बच्चा जानता है, समझता है। देखो, असेट में भी पहले मैंने जनरल बताया, फिर टेक्निकल पे गया। इनकम में भी जनरल बताया, फिर टेक्निकल पे गया। ये जनरल मीनिंग बताया। अब टेक्निकली इक्विटी का मतलब क्या, वो जरा ध्यान से देखना। सुनना बेटा, पहले इक्विटी का जनरल मीनिंग क्लियर हो गया आपको ईमानदारी से? यस। देखो अब आप, बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन अपनी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इक्विटी का। हाँ, ये मैं बैलेंस शीट ट्रेडिशनल फॉर्म में ले रहा हूं, हालांकि कंपनी के बैलेंस शीट आजकल इस फॉर्मेट में बनती नहीं है, बट बात समझाने के लिए। बोलो बेटा, यहां आता है मेरे सामने इक्विटी, यहां आ जाता है लायबिलिटीज, यहां आ जाती है सारी असेट। पहले 2 मिनट सुनना, 2 मिनट सुनना। अब ये देखो, ये बिजनेस की जितनी भी असेट है, बोर्ड भी देखना बेटा, ये बिजनेस की जितनी भी असेट है, इस पर पहला अधिकार किसका है? एक्सटर्नल लायबिलिटी का। और बिजनेस की सारी असेट में से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे कर दूंगा, मतलब बिजनेस की सारी असेट में से मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा, तो ये बचेगा मेरे सामने कौन सी असेट? नेट असेट। अब इक्विटी का मतलब निकलता है, इक्विटी इज द रेसिड्यूडरी इंटरेस्ट। रेसिड्यूडरी मतलब बचा कुचा इंटरेस्ट, किसमें? नेट असेट ऑफ बिजनेस में। इन्हें कोई एक बिजनेस है, उसकी जो नेट असेट है, उसमें जो रेसिड्यूडरी बचा कुचा जो इंटरेस्ट है, बचा कुचा रेसिड्यूडरी मतलब लास्ट में जो कुछ बच जाएगा, वो किसका है? इक्विटी का। होता है बात है। बताओ, बिजनेस में सारी असेट होगी, सबसे पहले हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे। पहला अधिकार एक्सटर्नल लायबिलिटी का, क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन है। लायबिलिटी को पहले पे करोगे, वो लायबिलिटी को पे करने के बाद जो नेट असेट बची, वो नेट असेट किसको जानी है? ऑनर्स को। तो इक्विटी की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग? इक्विटी दैट मीन्स रेसिड्यूडरी इंटरेस्ट, बचा कुचा इंटरेस्ट। बचा कुचा इंटरेस्ट किसमें? नेट असेट ऑफ बिजनेस में। किसी भी बिजनेस की नेट असेट में उसका बचा कुचा इंटरेस्ट। पक्का बच्चों? बेटा लॉजिकली क्लियर हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो। चलो बोलो, बिजनेस की सारी असेट लिखते हो कि नहीं? बोलो, सारी असेट पे पहला अधिकार किसका? बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे कर दोगे तो नेट असेट बचेगी कि नहीं? और अब इस नेट असेट पे राइट किसका होगा? इक्विटी का। और ये नेट असेट कम भी बच सकती है और ज्यादा भी बच सकती है, इसलिए शब्द यूज किया हमने रेसिड्यूडरी। नोट कर लो बेटा, इक्विटी इज द रेसिड्यूअल इंटरेस्ट। इक्विटी इज द रेसिड्यूअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन टीम किसी प्रकार का डाउट बच्चों आप लोगों को? कंप्लीट? नोट कर लिया? अच्छा बताओ बेटा, यहां पर बोलो इक्विटी भी आया था, यहां बोलो लायबिलिटी भी आया था। मेरे को बताओ, इक्विटी और लायबिलिटी में अंतर है कि नहीं? इक्विटी लायबिलिटी में डिफरेंस है कि नहीं? पक्का ना बेटा? यस। इक्विटी लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? ये लिखा जी मैंने लायबिलिटी, ये लिखा इक्विटी। अगर लायबिलिटी की बात करोगे आप, लायबिलिटीज की बात करोगे, तो लायबिलिटी को मेरे को बोलना पड़ेगा ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन।
देना है साहब। किसको देना है? आउटसाइडर को देना है। जब भी मैं लाइबिलिटी बोलूंगा दैट मीन्स मेरे को देना है। किसको देना? आउटसाइडर को देना है। जिससे बैंक को देना है, तो बैंक लोन चुकाना है, क्रेडिटर को चुकाना है, डिवेंचर्स को चुकाना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। बराबर। चलो इसके अपोजिट अगर इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी क्या है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो बचा कुचा इंटरेस्ट है, बचा कुचा इंटरेस्ट मतलब बचा कुचा हित, बचा कुचा हिस्सा। इट्स नॉट ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये किसको मिलेगा? ऑनर को। बोलो, छोटी छोटी टेक्निकल बातें बेटा, क्या है तक क्लियर है बच्चों? बहादुर बच्चों क्लियर बेटा? लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों में अंतर है। लाइबिलिटी दैट मींस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसके लिए है? आउटसाइडर के लिए। जबकि इक्विटी इट्स नॉट ऑब्लिगेशन, इट्स रेसिडुअरी इंटरेस्ट, बचा कुचा इंटरेस्ट, बचा कुचा हित। किसमें? नेट एसेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेट एसेट में जो मेरा बचा कुचा हिस्सा। इट्स नॉट ऑब्लिगेशन। बराबर बच्चों? और ये किसका इंटरेस्ट है? ऑनर का इंटरेस्ट है, बिजनेस के मालिक का हित है। अच्छा, अब यहीं पर एक बात बताओ, जब जब भी बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस आएगा, कोई भी एक्सपेंसेस आया, याद करो हमने एक्सपेंसेस पढ़ा है बेटा, पढ़ा एक्सपेंसेस, ध्यान है बच्चों? जब जब भी एक्सपेंसेस होगा, बोलो उतने से आपका इक्विटी कम होगा। रेंट पे करा, इक्विटी कम। कमीशन पे करा, इक्विटी कम। इसे कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, एक्सपेंसेस को बचा लिया ना तो वो इक्विटी मेंटेन कर पा रहा है। हर एक्सपेंसेस से इक्विटी कम होगा। इक्विटी कम यानी कैपिटल कम। ठीक, कैपिटल, इक्विटी के अंदर कैपिटल शामिल है। चलो, हर इनकम, जैसे इधर इनकम बढ़ाओगे, बोलो इक्विटी भी बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। इधर इनकम, इधर इक्विटी बढ़ा, कमीशन मिला, क्या आपका कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा यानी इक्विटी बढ़ा। चलो बोलो बेटा, अभी तक मैंने कितनी टर्म समझी बेटा? 5। क्या पांचों सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से सबसे पहली टर्म क्या समझाई? असेट, वेरी गुड। दूसरा लायबिलिटी, तीसरा इनकम, चौथा, 5वें नंबर पे बोलो बिल्कुल बेसिक हम कंप्लीट करने की स्टेज पे। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, मैं पांचों की बात एक साथ एट अ ग्लांस कर सकता हूं? देखो मैं पांचों की बात एट अ ग्लांस एक साथ करता हूं। हां, ये लिखा जी मैंने असेट। बोलो असेट के लिए कितनी कंडीशन चेक करोगे? 3। पहली कंडीशन, असेट के लिए रिसोर्सेस होना चाहिए, रिसोर्सेस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए और उन रिसोर्सेस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल दैट मींस ऑनरशिप। चलो अब बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी दैट मींस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दैट मींस ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स नॉट प्रोबेबल ऑब्लिगेशन। चलो इनकम, इनकम के लिए 3 बातें। पहली बात इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। अब तीसरी बात इंक्रीज इन कैपिटल। इनकम होगी तो जब जब इनकम होगी कैपिटल बढ़ेगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकम होगी तो या तो असेट बढ़ जाएगी या लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो ये ध्यान रखो, जब भी इनकम होगी कैपिटल बढ़ेगी ना, इनकम होगी तो कैपिटल बढ़ेगी ना बेटा। कैपिटल तो बढ़नी, इनकम मतलब कैपिटल बढ़ी, इनकम यानी कैपिटल बढ़ी, तो इधर असेट भी बढ़नी चाहिए। और अगर असेट नहीं बढ़ रही है तो लायबिलिटी कम होनी। इनकम कैपिटल बढ़ रही है तो या तो असेट बढ़ेगी या फिर लायबिलिटी कम होगी। पक्का? ये छोटे छोटे स्टेटमेंट यार कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के तौर पे बना दिए जाएंगे और उस समय अपने पास इतना कम टाइम होगा कि हम बहुत ज्यादा सोचने पे वर्किंग करें। चलो एक्सपेंसेस, पहला पॉइंट रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन कैपिटल। यस, रुको रुको रुको, कैपिटल कम। अब तीसरा पॉइंट आप खुद बना लो, कैपिटल कम असेट भी कम, कैपिटल कम असेट भी कम, या फिर कैपिटल कम
लाइबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल कम, लाइबिलिटी इंक्रीज। पक्का ना बेटा, डाउट तो नहीं? चलो लास्ट, मीनिंग ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है बेटा? इक्विटी का मतलब रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट असेट ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की नेट असेट में बचा कुचा हिस्सेदारी। बोलो बेटा, ये देखो ये पांचों ही टर्म जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये पांचों टर्म का इसी तरह से जो मैंने समझाया वैसा का वैसा इंप्लीमेंटेशन आपको करके बताऊंगा, उसी फॉर्मेट में चलूंगा जो शब्दशः मैंने यहां पढ़ाया आपको। बट इस बहाने मैंने आपको अकाउंट की छोटी छोटी टर्म, असेट, लाइबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इक्विटी, इनको समझाने की कोशिश की। बोलो क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ईमानदारी से? चलो मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट पूछ सकता हूं आपसे। चलो मेरे को एक छोटे से पॉइंट का जवाब दो। हाँ, छोटे से पॉइंट के रिप्लाई दो। हाँ, दो एक छोटे छोटे पॉइंट के रिप्लाई दो, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। बच्चों क्या आप क्लोजिंग स्टॉक जानते हैं बेटा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपको फाइनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता है मैक्सिमम केस में, है ना बच्चों? बस बेसिक बेसिक बात करो। हाँ बच्चों, मैंने छोटे छोटे शब्दों को समझाया, मजाक कुछ नहीं कर रही। देखो छोटे छोटे शब्दों की तो समझाया यार, ये असेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन क्या समझे, ये तो सिर्फ एक कॉर्पोरेट लुक देने के लिए उस धारा में मैंने आपको ढाला है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कुछ बेसिक बातें। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं, बराबर? ये ट्रांजैक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक या इवेंट है? ट्रांजैक्शन या इवेंट? पक्का इवेंट? तो सुनना, क्लोजिंग स्टॉक का बच जाना ये अपने आप में एक तरह से ईयर एंड इवेंट है। कुछ छोटी छोटी बातें, हां बहुत ध्यान से सुनो। आप गुड्स परचेस करते हो, ये अपने आप में ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जब परचेस करेंगे दो या दो से ज्यादा विलिंग पार्टीज होगी। आप सेल करते हो, अपने आप में ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन फर्स्ट डे ही मैंने बताई थी। ट्रांजैक्शन हम तब बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा विलिंग पार्टी, दो या दो से ज्यादा इच्छुक पार्टी विलिंगली, इच्छा से, मर्जी से किसी कमर्शियल एक्टिविटी में एंटर हो रही हो। अब बोलो मैंने माल परचेस करा, ये ट्रांजैक्शन है। मैंने माल बेचा, ये ट्रांजैक्शन है। परचेस रिटर्न करा, ये ट्रांजैक्शन है। सेल्स रिटर्न करा, ये ट्रांजैक्शन है। और बताओ साल भर के अंदर बिजनेस में परचेस में माल आया, सेल में गया, परचेस रिटर्न के अंदर गया, सेल्स रिटर्न में आया, और साल भर जब ये ट्रांजैक्शन चलते चले जाते हैं, 31 मार्च के दिन जब ईयर एंड हम करते हैं तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक गिनने जाते हैं। वो जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है वो इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक बचाया नहीं जाता, बच जाता है। देखो शब्दों को ध्यान दो, इवेंट यानी घटनाएं, इवेंट जो अपने आप ऑकर्ड होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में ईयर एंड इवेंट है। परचेस ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन, बट क्लोजिंग स्टॉक का बच जाना अपने आप में ईयर एंड इवेंट है। बच जाता है, हम बचाते थोड़ी हैं। हम तो स्टॉक लेके बैठे हैं बेचने के लिए। स्टॉक यानी गुड्स बेचने के लिए तो बैठे, ग्राहक आए कि बेचे। जो बच गया वो इवेंट। पक्का, आग लग गई इवेंट, लॉस बाय थेफ्ट इवेंट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इवेंट। कुछ इवेंट फेवरेबल भी होते हैं, कुछ अनफेवरेबल भी होते हैं। अनफेवरेबल किसे? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अनफेवरेबल है। फेवरेबल इवेंट कैसे हो सकते हैं? गवर्नमेंट से आपको कोई बड़े अमाउंट का अवार्ड मिल गया, बराबर बेटा, कोई इंटरनेशनल लेवल पे आपको डोनेशन मिल गया, ये फेवरेबल हो गए। चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक बचना क्या है, ट्रांजैक्शन या इवेंट? वेरी गुड। बस अब मेरे को यह बताना यार,
कि जब आप गुड्स परचेस करते हो तो आप एंट्री क्या कर लेते हो? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो उधार नगद खरीदा है ना, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख देते हो टू परचेस। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक के बताओ जी कितने इफेक्ट देते हो आप, कितने इफेक्ट? बस यही बात में उलझोगे, हाँ बताना मेरे को, बोलो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट देते हो आप? 2। एक इफेक्ट कहां? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। एक इफेक्ट कहां बेटा? बैलेंस शीट के असेट। वेरी गुड, सही बोले आप। अब इसकी एंट्री बना सकते हो क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू 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 बोलो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं हम, ये तो चला जाएगा बैलेंस शीट में, और दूसरा पे कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। मेरा अब आप बहादुर बच्चों से क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है? अच्छा ऐसा करते हैं कि नहीं करते, ये बताओ पहले मेरे को, पहले ये तो बताओ। बोलो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलता बच्चों आप लोगों को, ये अपने आप ही इवेंट है बेटा, इवेंट है मतलब ईयर एंड इवेंट, आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट दे देते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। बैलेंस शीट के एसेट में लिखा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखा? देखो फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन पूछा मैंने बेटा, ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए, ठीक है सही जा रहा हो आप कुछ हद तक, और थोड़ा सा परचेस में वो शामिल है कौशलेंद्र, वेरी गुड, ठीक है ठीक है बेटा, आप दोनों बच्चों का कहना सही है। और क्या अच्छा हम बोल सकते हैं? वैसे तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन और क्या अच्छा बोल सकते हैं? और अभी बोले भी अच्छा ही बोले हैं, लेकिन फिर भी और क्या अच्छा ही हो सकती है? एक शब्द मैं चाह रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ 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 ग्रॉस प्रॉफिट, यस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वो जो सही शब्द वो आया है जो चाहिए था, सुनना। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं ओनली एंड ओनली फॉर कंप्लायंसेस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। किसके लिए लिखते बेटा? अब कैसे मैचिंग कंसेप्ट, जरा ध्यान से सुनो। अब जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पज है जीपी निकालना। और जीपी किस पे निकलता पता है? जीपी जितना माल बिका उतने पे निकलता है। अब मान लो आपने यहां पे लिखा है सेल्स, सेल्स आपने किए हैं मान लीजिए 100 शर्ट, तो 100 शर्ट की यहां पे सेल वैल्यू है, और 100 शर्ट अगर आपने बेचे तो जीपी भी मेरे को कितने पे चाहिए? 100 पे चाहिए, तो डेबिट में कॉस्ट भी कितनी की होनी चाहिए? 100 की होनी चाहिए। और मान लो आपने खरीदे थे 120, तो आप तो क्या करते हो, जितना परचेस करते हो ना वो पूरा का पूरा ट्रेडिंग के डेबिट में डाल देते हो। और जरूरी थोड़ी कि जितना परचेस करा पूरा का पूरा माल हमारे बिजनेस में कंज्यूम हो गया, यूज्ड हो गया, सोल्ड आउट हो गया। भाई आपने 120 शर्ट खरीदे, 120 में से 20 बच गए, तो कंसेप्चुअली आपको क्या करना चाहिए? इस 120 में से ये 20 माइनस करना चाहिए, ताकि यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सको। अगर 100 की सेल वैल्यू, 100 की कॉस्ट, तो 100 का जीपी, तभी जाके तो प्रॉपर मैचिंग होगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस है जीपी निकालना।
और जीपी किस पे निकलेगा? जितना माल बिका, और जितना माल बिका उसकी सेल वैल्यू लिखी है तो उसी की कॉस्ट से कंपेयर करना चाहिए ना। और जनरली हमने परचेस कर लिया मान लो 120 शर्ट, आप तो पूरा पूरा परचेस उठा के डाल देते हो। और अब तो आपने अगर पूरा पूरा परचेस उठा के डाल दिया, पूरा परचेस डाल दिया, तो क्या पूरा परचेस किया वो गुड्स हमारे बिजनेस में कंज्यूम्ड हो गया, सोल्ड आउट हो गया, यूटिलाइज हो गया क्या? बोलो उसमें कितने शर्ट बच गए? 20 शर्ट बच गए। तो आपको परचेस में से 20 माइनस करना चाहिए, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए। और बोलो इधर में माइनस करने के बजाय, इधर में माइनस करने के बजाय अपोजिट साइड में लिख देता हूं। बेसिक जैसे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करने के बजाय अपोजिट साइड में लिखते हैं कि नहीं, हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस करने के बजाय अपोजिट साइड में लिख देते हैं। तो इधर 120, इधर 20, ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट आएगी वो 100 की आएगी, सेल वैल्यू 100 की, जीपी 100 का। अब समझो ना यार, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है यार, मतलब टेक्निकल बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी बहुत ज्यादा नहीं, अपने को ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। क्या मैच करना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन उठाया था हमारा पर्पस है जीपी निकालना, बिल्कुल सही, पर जीपी किस पे निकलेगा? जितना माल बिका। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखते हो? जो माल बिका उसका सेल वैल्यू। तो उसका कंपैरिजन किससे करना चाहिए? 100 शर्ट बिके तो 100 शर्ट की कॉस्ट से। बट बाय डिफॉल्ट क्या करते हो? पूरा पूरा परचेस से डाल देते हो, परचेस में से जो बच गया वो माइनस होना चाहिए, माइनस करने के बाद अपोजिट साइड में लिख दिया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे हैं ना, वो किस कारण लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकें। बराबर बेटा? पक्का बच्चों, ईमानदारी से ये देखो ना यार, आपने ऐसा देखा भी तो होगा यार बेटा। ये देखो, जब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, बोलो डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम, डेबिट में बोलो परचेस लिखते हैं, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो अपने आप ओपनिंग स्टॉक और परचेस जोड़ रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड में तो माइनस हो रहा है। मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं कि देखो मैंने वर्किंग नोट में ये ले लिया जी, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था, परचेस ये जोड़ लिया, और इसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो बोलो मेरे पास क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है तो याद करो, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं तो यहां लिख देता हूं सीधे सेल्स, और यहां लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकला? एक सेकेंड, हाँ बच्चों ये बताओ, ये आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, यहां लिख देते हम सेल्स, यहां लिख देते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। और आप बताओ ओपनिंग स्टॉक और परचेस सेम साइड में लिख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड में लिख दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख रहे हैं, किसके कारण लिख रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। क्या याद रहेगा आपको? ईमानदारी से, कोई डाउट तो नहीं? हटा दो उसको। चलो मेरे को वापस से बता दो फटाफट कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजैक्शन है, इवेंट है? वेरी गुड। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड इवेंट है। जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाने जाएंगे, हम फाइनल अकाउंट इजीली नहीं बना सकते, पहले क्लोजिंग स्टॉक गिन के आना पड़ेगा। ओके, गिनना पड़ेगा कि नहीं क्लोजिंग स्टॉक? ओके, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को अपनी बुक में लेने की क्या एंट्री करनी पड़ेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। करते हो आप, है ना? अब सुनना बच्चों, एक बहुत अच्छी बात, आजकल कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग आप देखोगे तो परचेस की इस एंट्री की बजाय डिफरेंट एंट्री होने लग गई। सुनना, ट्रेडिशनली आप क्या करते हो? माल खरीदा तो क्या एंट्री करोगे? बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टॉक बच गया तो अलग एंट्री करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करोगे ना?
आजकल इंटरनेशनल लेवल पर कई बार हम क्या करते हैं, जैसे गुड्स परचेस करा परचेस करा परचेस करा, आप क्या एंट्री करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बजाय कई ऑर्गेनाइजेशन ये करते हैं इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश। बच्चा परचेस के बजाय क्या ले लिया बेटा मैंने, इन्वेंट्री ले लिया, परचेस सीधे जा रहा था। अच्छा अब ये तो इन्वेंट्री में खरीद के लाया, अब इसमें से जितनी इन्वेंट्री यूज हो गई, भाई यूज भी तो होगी, ये तो इन्वेंट्री खरीद के लाया, ये खरीदने की एंट्री के बजाय ये एंट्री कर दी मैंने। अब जितना इन्वेंट्री में निकालूंगा वो मेरा खर्चा हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री। मान लो मैं 1,00,000 रुपए की इन्वेंट्री लाया था, तो ये 1,00,000 आया, इसमें से 80,000 की इन्वेंट्री मैंने यूज कर ली, तो 80,000 की एंट्री क्या कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री। अपने आप आपके पास इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बच जाएगा 20,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट देने की जरूरत नहीं समझे यार, पक्का। अभी तक अपन क्या करते हैं यार, ऊपर देखो परचेस की एंट्री अलग करते हैं, उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक की ईयर एंड में एंट्री करनी पड़ती है। और आप जब सीए के तौर पे क्वालिफाइड हो रहे हैं तो ऐसे केस में जरूरी थोड़ी इंडिया की अकाउंटिंग करे, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की अकाउंटिंग आपके पास आएगी, अलग अलग कैटेगरी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको डील करने पड़ेंगे, कई कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होंगे, और ऐसे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कि हम ये इस तरह की एंट्री नहीं कर रहे साहब। परचेस किया डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, डायरेक्ट एंट्री किया इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश, और जितना इन्वेंट्री हमने यूज करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री। अब तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक आपकी बुक्स ऑफ ले लेगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ही आएगा। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बेटा क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं, ईमानदारी से, कहीं मन में डाउट तो नहीं, पक्का। किसी प्रकार ऑनलाइन वाले बच्चों को किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट पूछना पड़ता है बेटा। परचेस की जरूरत ही नहीं ना बेटा। अभी तक क्या हो रहा था, हम परचेस अलग खोल रहे थे, परचेस रिटर्न अलग खोल रहे थे, सेल्स अलग खोल रहे थे, सेल्स रिटर्न अलग खोल रहे थे, या डायरेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट नहीं। एक्चुअली क्या होता है, ऐसे केस में हम लोगों को डेटा को कंट्रोल करना और आसान हो जाता है कि खरीदा इन्वेंट्री में चला गया, इन्वेंट्री की अकाउंटिंग अलग हो गई। पक्का बच्चों, ईमानदारी से। चलो एक छोटे से पॉइंट का जवाब दे दो, फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक। लंच ब्रेक आज ही है क्या? हाँ बस एक छोटी सी बात हो रही यार, उसके बाद क्या। अच्छा चलो ये छोटे से पॉइंट का रिप्लाई दे दो। डेप्रीशिएशन का नाम सुना है कि नहीं बेटा आपने? पक्का डेप्रीशिएशन जानते ना बेटा? अच्छा डेप्रीशिएशन लगाना कंपलसरी है या ऑप्शनल? डेप्रीशिएशन जानते ना बच्चों? जानते तो है ना बेटा? मैं पढ़ूंगा डेप्रीशिएशन, ऐसा नहीं है, बट डेप्रीशिएशन कंपलसरी ऑप्शनल? कंपलसरी है क्या? अभी ऐसा हो सकता है यार इस साल अपने प्रॉफिट कम हुए यार तो इस साल डेप्रीशिएशन मत लगाओ यार, फिर अगले साल और यार प्रॉफिट अच्छे खासे हो रहे हैं, प्रॉफिट कम करने के लिए डेप्रीशिएशन 2-3 साल का लगा दो यार। अच्छा कभी का हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूट ने, हाँ क्वेश्चन दिया है कि एक बिजनेसमैन का ये आर्ग्यूमेंट है कि सब इस साल डेप्रीशिएशन चार्ज न किया जाए क्योंकि हमारे बिजनेस में लॉसेस हैं, बिजनेस में लॉसेस हैं इसलिए डेप्रीशिएशन चार्ज न करें। क्या ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड है? नहीं बेटा, डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना कंपलसरी। उसका रीजन, डेप्रीशिएशन प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। माना डेप्रीशिएशन नॉन कैश है, अभी आपको डेप्रीशिएशन के नाम पे किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपने फिक्स एसेट जब खरीदी थी, मान लो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, तो जिस समय मशीन खरीदी थी उस समय पूरी एंट्री कर चुके मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वो 10 लाख रुपए का पूरा आउटफ्लो हो चुका है।
और अब इस मशीन को आप अपने बिजनेस में ओवर द पीरियड यूज करेंगे, और यूज करेंगे तभी तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। और जो 10 लाख रुपए की मशीनें 10 साल के अंदर पूरे बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑफ हो जानी है, तो जो 10 लाख रुपए का आपने कॉस्ट इनकर्ड करा, आपको एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उस पर जितना डेप्रिसिएशन बनता है एवरी ईयर पीएनएल के अंदर रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने सही प्रॉफिट एसर्टन कर पाएंगे। बराबर बेटा? तो डिप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक तरह का चार्ज है, ये ऑप्शनल नहीं है। तभी ऐसा आर्गुमेंट आपको मिलता है कि सब बिजनेस ऑनर का आर्गुमेंट है कि करंट ईयर में लॉसेस हैं, इसे डिप्रिसिएशन चार्ज ना किया जाए, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। या कभी बिजनेसमैन बोले कि चूंकि इस साल हमारे प्रॉफिट हायर हैं, इसे डिप्रिसिएशन हम डबल चार्ज कर ले, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। डेप्रिसिएशन का मतलब भी मैं आगे चल के बताऊंगा, सिस्टेमेटिक अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ असेट। वो जो असेट है उसकी वैल्यू को सिस्टेमेटिक तरीके से अलोकेट करना, मतलब उस 10 लाख की असेट से मेरे को 10 साल में बराबर बराबर फायदे मिल रहे हैं, तो 10 लाख को बराबर 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 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके मेरे को अलोकेट करना है, खत्म करना पड़ेगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके सही प्रॉफिट निकाल पाऊंगा यार। बोलो क्या लॉजिक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बोलो, यहां तक किसी प्रकार का डाउट डिफिकल्टी तो नहीं? चलो ठीक है बेटा, सेशन को एंड करते, बाकी बात हम कल के लेक्चर में करते। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते बच्चों आप लोग। कल से हम चैप्टर स्टार्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों आयुष, महिमा, शुभांगी, खुशी, गौरांगी, श्रद्धा, अमन, वर्षा, किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो बेटा। एनी डाउट डिफिकल्टी? ओके बेटा। प्रियांशी, ऋषिका, ऑफलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा।